हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सेल्स ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रीलिम्स बूस्टर 2022 के लिए। दोस्तों 18 फरवरी 2022 का दोस्तों न्यूज़ सेशन है न्यूज़ टुडे का, जिसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो प्रीलिम्स के बेस से लेके इवन मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसी के रिगार्डिंग पहला न्यूज़ है कि एनएचआरसी को चाहिए भाई अपने ड्राफ्ट मॉडल को, जो असाइलम लोग और जो रेफ्यूजीज हैं उनके मॉडल जो हैं उनको रिवाइज कर ले। यानी एनएचआरसी शुड लॉ रिवाइज ड्राफ्ट मॉडल लॉज ऑन एसाइलम एंड रिफ्यूजीज। एसाइलम वो होते हैं जो दोस्तों जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, और रिफ्यूजीज भी उसी तरीके से होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो बाहर से आ जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं एनएचआरसी पर। क्या है, एनएचआरसी ने एक फोरम ऑर्गेनाइज किया है डिस्कशन करने के लिए, यानी कि एनएचआरसी ऑर्गेनाइज ए डिस्कशन फोरम वेयर इट पिच्ड फॉर ए नेशनल लॉ टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड लीगल सेंसिटिविटी अक्रॉस द कंट्री। यानी एनएचआरसी को चाहिए कि वो एक नेशनल लॉ पिच करे, बनाए, यूनिफॉर्मिटी एंड लीगल सेंसिटिविटी को अक्रॉस द कंट्री इंश्योर करने के लिए। दोस्तों दैट इज कॉल्ड एनएचआरसी। ये एक मॉडल लॉ है जो सेम है, वॉज ड्राफ्टेड बाई एनएचआरसी। एक डिकेड एगो एनएचआरसी ने ऐसा ही मॉडल लॉ तैयार किया था जो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। दोस्तों इंडिया का स्टैंड देखें रिफ्यूजीज पर, तो इंडिया 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशंस का पार्टी नहीं है, उनका मेंबर नहीं है। 1967 प्रोटोकॉल का भी नहीं है, और ना ही इंडिया नेशनल रिफ्यूजी प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क और पॉलिसी ऑफ लॉ का मेंबर है। दोस्तों बट इंडिया कंटिन्यू टू ग्रांट एसाइलम टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम नेबरिंग स्टेट। पर इंडिया जो बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं जो एसाइलम में हैं उनको ग्रांट प्रोवाइड कराता है जो पड़ोसी देशों से आते हैं। एंड इंडिया रिस्पेक्ट्स यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज मैंडेट, और जो यूएनएचआरसी मैंडेट करता है उसकी रिस्पेक्ट करता है दूसरे नेशंस के लिए, लाइक अफगानिस्तान एंड म्यांमार में। जब से अफगानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर किया, लाइक म्यांमार में भी मिलिट्री शासन है, कूप का शासन लगा हुआ है, तो ये तब से लागू है। दोस्तों इंडिया मैंडेट करता है चीज़ों को, इंडिया रिस्पेक्ट करता है। अभी तक देखा जाए तो अप्रैल 2021 से 3 लाख पीपल्स आर कैटेगराइज एज रिफ्यूजी। 3 लाख लोगों को रिफ्यूजीज की कैटेगरी में रखा गया, मतलब इतने लोग इस कैटेगरी में आ गए, डिस्प्लेस कर दिया गया एक तरीके से। दोस्तों एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ देयर इज नो डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन फॉरेनर्स एंड रिफ्यूजीज। Laws like Foreigners Act of 1946, Passport Act of 1967, Extradition Act of 1962, and Citizenship Act of 1955 are applicable to both for foreigners and refugees, guys. So these all India's stand on refugee platform. Now talking about कि जो लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंग फॉरेनर्स को डिटेन किया जा सकता है और उसको फोर्सफुली डिपोर्ट भी किया जा सकता है। एक केस आया था 2021 में दोस्तों, नंदिता हक्सर वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर केस का था। तो मणिपुर हाई कोर्ट ने साइडेड किया, बताया इसमें कि जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है जो इनकम्पास रखता है आर्टिकल 21 के अंदर में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट आर्टिकल 21 के अंडर में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। दोस्तों ठीक है, तो आर्टिकल 21 में प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट को दोस्तों एक फंडामेंटल राइट्स माना है। लाइट मतलब लाइफ टू जो है ना, राइट टू लाइफ दोस्तों, राइट टू लाइफ जो है उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट एक आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रखा गया। दोस्तों अब कौन रिफ्यूजी हैं समझो। यूएनएचआरसी के अकॉर्डिंग वो रिफ्यूजीज जो फोर्सफुली जिनको भगा दिया गया, यानी भाग कर आ गए अपने कंट्री से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं परसिक्यूट किया जाएगा वॉर और वायलेंस की वजह से, तो ऐसे लोगों को रिफ्यूजी बोला गया दोस्तों, ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहा गया था। रिफ्यूजी जो है वो माइग्रेंट से अलग है। माइग्रेंट एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, माइग्रेंट वॉलंटरली अपने कंट्रीज को, जो सोर्स कंट्री है उसको छोड़ते हैं, उसको लेफ्ट करते हैं, वो वॉलंटरी करते हैं अपनी इच्छा से। बट रिफ्यूजीज को फोर्सफुली कहीं ना कहीं भगा दिया जाता है, परसिक्यूशन की वजह से भागते हैं, वॉर या वायलेंस की वजह से भागते हैं, तो ये सारा सिनेरियो है। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट जो है यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो है पर्सन फ्लीइंग फ्रॉम परसिक्यूशन फ्रॉम हिज ओन कंट्री इट शुड नॉट बी फोर्स टू रिटर्न टू ए कंट्री वेयर दे फेस सीरियस थ्रेट टू देयर लाइफ और फ्रीडम। यानी उन लोगों को प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट में रखा गया दोस्तों, उन रिफ्यूजीज को जो परसिक्यूशन की वजह से अपने देश से भाग कर आए और वो अपने देश वापस नहीं जाना चाहते और ना जाना चाहिए बिकॉज ऑफ उन्हें अपने लिए अपनी लाइफ के लिए सीरियस थ्रेट्स हैं। तो ऐसा प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट में कहा गया है
और ये 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है यूएन का, उसके अंडर आर्टिकल 33 में बोला गया दोस्तों। नाउ टॉकिंग अबाउट एनएचआरसी क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है। देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक स्टेटरी बॉडी है और इसको 12 अक्टूबर 1993 को अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। इसके प्रेजेंट में अरुण कुमार मिश्रा जी है करंट एग्जीक्यूटिव है दोस्तों। इट्स ऑल अबाउट रिफ्यूजीज एंड इट्स ऑल अबाउट इंडिया का स्टैंड क्या है एनएचआरसी पर दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है, तमिलनाडु ने इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो प्रोजेक्ट है थैनी में लगने वाला है, उसके लिए भैया मना कर दिया। तमिलनाडु सेज नो टू इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी दैट इज कॉल्ड INO प्रोजेक्ट इन थैनी। तो तमिलनाडु ने भाई मना कर दिया है। तमिलनाडु ने एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वी वुड नॉट प्रोवाइड द प्रपोज INO, वी वुड नॉट परमिट द प्रपोज INO एट बोधी वेस्ट हिल्स इन थैनी डिस्ट्रिक्ट्स। तो तमिलनाडु में थैनी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बोधी वेस्ट हिल्स पर INO प्रपोज हुआ था, वहाँ पर हम परमिट नहीं दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं दोस्तों। देखो ये चेन्नई तमिलनाडु, ये बोधी हिल्स INO साइट्स, ठीक है। क्यों नहीं दे रहे हैं, रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या कंसर्न है। देखो टनल वर्किंग होगी उस पर, इसलिए कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वेस्ट मटेरियल का, रॉक बस्ट वगैरह का, रूफ कोलैप्स वगैरह का, इसलिए तो इससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो फ्रेजाइल होगा दोस्तों। बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट बढ़ जाएगा दोस्तों। दूसरा, बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरा, ये एरिया जो है वाटर शेड एंड कैचमेंट जोन एरिया है। कौन कौन सी रिवर के लिए, संबल रिवर, याद रखना, संबल रिवर एंड कोटाकोडी रिवर के लिए। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये जो इन्वायरमेंटली ये कहीं ना कहीं फ्रेजाइल हो जाएगा ये एरिया। दूसरा, द प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट एरिया है, लाइक लिंक्स किससे करता है, ये जो प्रोजेक्ट है थैनी वाला जो INO है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व्स जो केरला में है और श्री वल्लीपथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व्स के साथ लिंक करता है। इससे क्या होगा, क्वेरिंग एंड जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उस पर, दीज एक्टिविटीज विल अपसेट वाइल्ड एनिमल्स विच यूज द कॉरिडोर फॉर सीजनल माइग्रेशन। जो एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स अपने सीजनल माइग्रेशन के लिए इस कॉरिडोर का यूज करेंगे, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा और उनकी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगी क्वेरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब INO क्या दोस्तों, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है जो वर्ल्ड क्लास लेवल का अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाया जा रहा है दोस्तों। इन्होंने एम किया है, बनाएंगे हम वर्ल्ड क्लास लेवल का अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। तो क्या करेगा, आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्ट करेगा फॉर न्यूट्रिनो स्टडी के लिए, फॉर स्टडिंग न्यूट्रिनो दीज आर आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर, ठीक है। एंड इट एम्स टू एसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, और जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज हैं उनको असेस करेंगे दोस्तों, कैसे मेजर करना है, कैसे पैरामीटर्स हैं, लाइक दैट। और ये जॉइंटली फंडेड है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको फंडेड किया गया दोस्तों। न्यूट्रिनो क्या है, एक बहुत टिनी, इनकी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से न्यूट्रल और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और किसके साथ, मैटर के साथ, वीक फोर्स के द्वारा दोस्तों। और ये जो वीक फोर्स है, वीकनेस ऑफ दिस फोर्स गिव्स न्यूट्रिनो द प्रॉपर्टी दैट मैटर इज ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट टू देम। जो वीक फोर्स है इस न्यूट्रिनो का, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट वाली प्रॉपर्टी देता है दोस्तों। लाइक सन और अदर जो स्टार्स हैं वो क्या है, दे प्रोड्यूस न्यूट्रिनो कॉपियसली ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या करते हैं, न्यूट्रिनो को प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों। और बहुत सारे उसके कोर में इसको डिका हुआ होता है, वो बचा हुआ जो मटेरियल है। और न्यूट्रिनो प्रोवाइड करते हैं स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस कॉल से प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिनो प्रोवाइड कराता है। एंड लर्न हाउ मैटर इवॉल्व फ्रॉम सिंपल पार्टिकल इनटू मोर कॉम्प्लेक्स कंपोजिट ऑफ पार्टिकल्स, दैट ऑल इज अबाउट न्यूट्रिनो। कई बार क्वेश्चन UPSC पूछ लेता है, तो प्लीज़ याद रखिएगा दोस्तों। अब देखो चाइना का रिएक्शन आया कि भाई जो हमारा बैन किया है, इंडिया ने बैन किया था बहुत सारे ऐप्स को, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैनिंग मोर देन 54 चाइनीज ओरिजिन ऐप्स, यानी कि 54 से ज़्यादा ऐप्स को इंडिया लास्ट वीक इंडियन गवर्नमेंट बैन कर चुका है। बिकॉज बहुत सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था जो चाइनीज गवर्नमेंट से देखने को मिला है। इसके चलते हुए दोस्तों गवर्नमेंट ने पहले जून 2020 में ऐसा इम्प्लीमेंटेशन लाया कि भाई चाइनीज़ मोबाइल एप्लीकेशंस को वो बैन किया दोस्तों। एंड किसकी वजह से, जो लद्दाख रीजन में फेस ऑफ हो रहा था, आमने सामने जो झगड़ा चल रहा था,
दोनों कंट्रीज के फेस ऑफ की वजह से और चाइनीज इंकर्शन जो बढ़ रहा था लद्दाख में, उसकी वजह से ये सिनेरियो क्रिएट हुआ दोस्तों। दिस हैज बीन डन इन्वोकिंग पावर अंडर सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट। ये कौन से सेक्शन में? सेक्शन 69A आईटी एक्ट जो है ये सब प्रोवाइड कराता है। एंड आईटी जो प्रोसीजर एंड सेफगार्ड जो प्रोवाइड करता है 2009 का रूल्स है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के लिए, उस तरह की बैनिंग के लिए जो इस तरीके से अनएथिकल है, इस तरीके से प्रोवाइड कराता है। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट block those access to certain website and computer resources in the interest of defense of the country's sovereignty, integrity and security of the state। तो these all section के अंडर में गवर्नमेंट सेक्शन 69 ऑफ ए अंडर द आईटी एक्ट क्या कर सकती है? सैंक्शंस लगा सकती है, उसको बैन कर सकती है। और ये हुआ भी इसलिए कि बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। नंबर एक, जो ऐप हैं ये मिसयूज करते हैं, ट्रांसमिटेड करते हैं रियल टाइम डेटा टू सर्वर्स। जो हॉस्टाइल कंट्री है उसके लिए, जो लोकेटेड है वहाँ पर हॉस्टाइल कंट्री में, उसका डेटा मिसयूज़ करते हैं और ट्रांसमिटेड करते हैं रियल टाइम डेटा उस सर्वर के लिए जहाँ से हो रहा है। जैसे चाइनीज़ में हमारे यहाँ कंपनी है, तो चाइनीज़ की अगर वही ऐप है तो हमारा डेटा वो चाइनीज़ में, यानी कि जो चाइना में हॉस्टाइल कंट्री है, चाइना वहाँ पर प्रोवाइड करेगी दोस्तों, मतलब वहाँ पर भेजती रहेगी। और भी कंपाइलेशन है इस डाटा के रीज में। माइनिंग करना, प्रोफाइलिंग करना, ये माइनिंग और प्रोफाइलिंग ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। और जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं पोज ए ग्रेव थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ इंडिया। So these are sanction of this app. So these app are created keeping the emerging market ecosystem in mind, which in turn are a larger part of digital scale route strategy by China. You can see more things in about Google करके देख सकते हो दोस्तों। अब देखो नई स्टडी हुई है कि भाई टेक्टोनिक इवोल्यूशन जो है दोस्तों, न्यू स्टडी है टेक्टोनिक इवोल्यूशन की। भाई टेक्टोनिक जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, और ये हुआ ग्रेटर मालदीव रिज द्वारा, यानी कि टेक्टोनिक इवोल्यूशन ऑफ ग्रेटर मालदीव रिज का कैसे हुआ। और ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा शेड लाइट ऑन गोंडवाना लैंड ब्रेकअप और डिस्पर्सल, कि गोंडवाना लैंड कैसे टूटा और डिस्पर्सल हुआ। ये क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा। शेड लाइट मतलब होता है कि एक्सप्लेन करना, टू हेल्प टू एक्सप्लेन ए सिचुएशन। जो अभी रिसेंटली स्टडी हुआ है दोस्तों, टेक्टोनिक एवोल्यूशन पे हुई है। कहाँ पर? उसने ग्रेटर मालदीव रिज दैट इज कॉल्ड जीएमआर, उसके नेचर के बारे में बताया है। जीएमआर एक असेस्मिक रिज है दोस्तों, जो अर्थक्वेक के साथ एसोसिएट नहीं है, और ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशियन कहाँ है? साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया के दोस्तों, इंडिया के साउथ वेस्ट में है। स्टडी ने पोस्टुलेट किया है, स्टडी ने बताया है, एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, किस चीज़ को सही होने का किस तरीके से सजेस्ट किया है कि जीएमआर में बी अंडर लेन बाई एन ओशियनिक क्रस्ट। क्या है? जीएमआर हो सकता है कि वो अंडर लेन में हो, किसके? ओशियनिक क्रस्ट के द्वारा दोस्तों। एंड हाईलाइट दैट द मालदीव रिज माइट हैव फॉर्म द क्लोज वाइसिनिसिटी ऑफ द मिड ओशियन रिज। जो मालदीव रिज है किससे बनी हो, फॉर्म हुई हो? जो क्लोज वाइसिनिसिटी है मिड ओशियन रिज की, मिड ओशियन रिज की वाइसिनिटी मतलब उसके आसपास हो, वहाँ पर फॉर्म हुई हो, मिड ओशियन रिज के आसपास फॉर्म हुई हो, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया दोस्तों। मिड ओशियन रिज क्या दोस्तों? एक ऐसा सिस्टम है जो कंटिन्यूस रेंज ऑफ अंडर वाटर जो वॉल्केनोज की वजह से बनता है, और यहाँ पर करीब कितना है इसकी स्ट्रेचिंग? नियरली 65,000 किलोमीटर है ग्लोबली दोस्तों, ठीक है। इस सिग्निफिकेंस क्या हुआ इस स्टडी का, ये समझो। सिग्निफिकेंस ये है कि ये इवोल्यूशन ऑफ ओशियन बेसिस के बारे में समझ प्रोवाइड कराएगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं इट कैन हेल्प रिकंस्ट्रक्ट द ओरिजिनल गोंडवाना लैंड ब्रेकअप, कि भाई ओरिजिनली जो गोंडवाना लैंड था वो कैसे ब्रेकअप हुआ, कैसे डिस्पर्सल हुआ, उसके बारे में, कॉन्टिनेंट्स के कॉन्टिनेंट फ्रेगमेंट्स के बारे में पता लगाएगा दोस्तों। फॉर्मेशन ऑफ रिज थ्रू टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे होता है उसके बारे में देखो। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें बताया गया है कि अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है दोस्तों, 3 लेयर हैं। आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, इस तरीके से है लिथोस्फीयर, इस तरीके से ऐसे ये लिथोस्फीयर ऊपर वाला जो लेयर, लिथोस्फीयर मेड अप ऑफ द क्रस्ट एंड अपर मेंटल इज ब्रोकन इनटू लार्ज रॉकी प्लेट्स कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जो ऊपर वाला पार्ट था जो क्रस्ट से बना हुआ है, अपर मेंटल और क्रस्ट से बना हुआ है, ये ब्रेक हो गया बहुत सारे रॉकी, यानी कि बहुत सारे रॉकी प्लेट्स में, वो क्या गया? टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाया, वो टेक्टोनिक प्लेट्स बन गया दोस्तों। ये क्यों हुआ? कन्वेंशन करंट ऑफ द स्टर्नोस्फीयर, इसकी वजह से ऐसा हुआ। दूसरा, प्लेट्स जो है ईच अदर, एक दूसरे की तरफ वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके से ये प्लेट, ये देखो ये कुछ सिचुएशन में दिखाने वाला हूँ, इसकी वजह से ये सिचुएशन
एराइज हुई दोस्तों। जैसे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वगैरह हुआ, अर्थ का जो टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी है वो कहीं ना कहीं अभी भी स्प्रेड कर रहा है। देखो देख सकते हो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, इस तरीके से यहाँ पे सबडक्टिंग हो गया, एक ट्रेंच बन गया, इस तरीके से फोर्स लगाओ, इस तरीके से फोर्स लगाओ, इस तरीके से घुस गया, इस तरीके से, तो क्या हुआ, एक सबडक्शन जोन बन गया और ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन गई। एक एस्ट्रोस्फीयर है, यहाँ पे भी स्प्रेडिंग, ये एक दूसरे की तरफ इधर फैल रहे हैं यानी भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसवर्स फॉर्म में जा रहे हैं दोस्तों। तो ये हो गया एक, ये ट्रांसफॉर्म है कि इस तरीके से हुआ, इस तरीके से, एक इधर फोर्स लगा, एक इधर फोर्स लगा, तो ये बन गया ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। दीज आर थ्री, एक तो स्प्रेडिंग सेंटर हो गया एक तरफ अपोजिट डायरेक्शंस में, और एक दूसरे के अंडर सबडिक्शन जोन बन गया। ठीक है, 3 तरीके से ये हो गया इसका। अब मिनिस्ट्री ऑफ पावर नोटिफाई किया है, क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया पॉलिसी के बारे में बात की है। तो उन्होंने नोटिफाई किया है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन को अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इंडिया के 75 इंडिपेंडेंस डे पर, और इसका टारगेट है कि भाई हम 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन जो है 2030 तक प्रोडक्शन कर देंगे 2030 तक 5 मिलियन टन हाइड्रोजन का दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया जो है ये क्या रेफर करते हैं, इट प्रोडक्शन ऑफ दीज फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड अमोनिया बाय यूजिंग पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करके ये पावर बनाएंगे दोस्तों। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके हाइड्रोजन अमोनिया के द्वारा क्या बनाएंगे, पावर बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। क्या हाईलाइट्स हैं इसके, ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया मैन्युफैक्चरर्स उनको परचेज करेंगे रिन्यूएबल पावर्स फ्रॉम पावर एक्सचेंज और सेटअप रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी देमसेल्व्स, लाइक दैट आरपीओज विल बी ग्रांटेड वेवर ऑफ इंटरस्टेट ट्रांसमिशन, छूट मिलेगी उसमें 25 ईयर्स की, जो अलाउ होंगे सेलेक्टेड मैन्युफैक्चर and manufactured and renewable energy plants shall be given connectivity to the grid on priority basis. So you can read here, not very tough. अब बात करते हैं हरियाणा जो कोटा है दोस्तों, ये कुछ और न्यूज है। हरियाणा का जो कोटा है प्राइवेट जॉब का, जिसमें 75% रिजर्वेशन दिया था लोकल यूथ के लिए, वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दोस्तों उसको ऑर्डर को क्या डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, जिनकी जॉब 30,000 रुपये से कम है उन्हें 75% रिजर्वेशन हरियाणा गवर्नमेंट ने एक तरीके से दे दिया है। तो कोर्ट हैड नॉट गिवन सफिशिएंट रीजन फॉर स्टॉपिंग द हरियाणा लॉ, तो कोर्ट के पास ऐसा कोई सफिशिएंट रीजन नहीं था कि वो हरियाणा के इस लॉ को कहीं ना कहीं रोक दे या ब्रेक डाउन कर दे या कर दे। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि भाई डिसाइड ऑन द वैलिडिटी ऑफ द लॉ विद इन ए मंथ, तो भाई आपको ये 1 मंथ के अंदर में इस लॉ की वैलिडिटी के बारे में डिसाइड करना है। दूसरा मिन्स्क एग्रीमेंट फर्स्ट एंड 2, ये एग्रीमेंट थे दोस्तों, पीस सीकिंग सेटलमेंट साइन बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, यूक्रेन और रशिया के बीच में ये शांति और समझौता प्यार मोहब्बत बनाने के लिए साइन किया गया था, और कुछ और था, एंड आर नेम्ड आफ्टर द बेलारूशियन कैपिटल वेयर द एग्रीमेंट वर फर्स्ट सेटल्ड। तो मिन्स्क फर्स्ट को बेलारूस की जो कैपिटल है वहाँ पर इस एग्रीमेंट को सेटल किया गया था, वहाँ पर इसके बारे में बताया गया था। ये साइन हुआ था 2014 में, और ये 12 पॉइंट सीज फायर डील थी, एंड इट कुड नॉट स्टैंड, जो कि अब स्टैंड नहीं कर सकती, यानी कि इस समय कोई चर्चा नहीं हो सकती और कुछ भी नहीं है इस डील के बारे में। अब मिन्स्क 2 ये 2015 में, फरवरी में 2015 में दोस्तों साइन हुआ, रसिया यूक्रेन और उसके बाद OSCE दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप ने मिलकर क्या किया, उनके सारे लीडर्स से जो सेपरेटिस्ट हेल्ड रीजन्स हैं लाइक ये डोनेट्स्क और लुहांस्क, इनके लोगों के द्वारा 13 पॉइंट का एग्रीमेंट फरवरी 2015 में साइन किया गया। ये बोला गया मिन्स्क 2 दोस्तों। ये सीज फायर, विदड्रॉ वेपन, सेल्फ गवर्नमेंट और डोनेट्स्क एंड लुहांस्क ETC वगैरह को प्रोवाइड कराता है सेल्फ गवर्नमेंट दोस्तों। वहीं यूक्रेन और रशिया इंटरप्ट द पैक्ट वेरी डिफरेंटली एंड लीडिंग टू द मिन्स्क कनंड्रम। ठीक है, तो यूक्रेन और रशिया का विवाद है जो मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 से रिलेटेड है। अब बात करते हैं UPI की, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि भाई हमारा पहला विदेशी फर्स्ट फॉरेन कंट्री बन गया नेपाल, जो इंडिया UPI सिस्टम को अडॉप्ट कर चुका है दोस्तों। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, नेपाल ने अडॉप्ट कर लिया है। बाकी का UPI के बारे में आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीज़ें पहले ही बात हो चुकी है कि पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट पर ये काम करता है। वहीं एक और स्कीम है क्रेडिट गारंटीड फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए। दोस्तों रिसेंटली बात की, जो नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैव बीन इंक्लूडेड एज मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन अंडर दिस स्कीम। तो ये सारी जितनी बैंक मैंने बताई ये सब क्या है, इसके अंडर में इनरोल हैं दोस्तों। इस स्कीम को 2000 में लॉन्च किया गया था SIDBI के द्वारा।
सिडबी और मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के द्वारा ये स्कीम 2000 में लॉन्च हुई थी दोस्तों। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू मेक अवेलेबल कोलेट्रल फ्री क्रेडिट टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज सेक्टर्स, कि भाई कोलेट्रल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड कराना माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज सेक्टर के लिए दोस्तों। चाहे वो फंड एंड नॉन फंड बेस्ड भी हो सकता है। लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, क्रेडिट फैसिलिटीज जो कि 200 लाख पर एलिजिबल थी, कवर करती थी दोस्तों। ट्रस्ट नेम था क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज वाज एस्टेब्लिश टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। तो इस स्कीम को एस्टेब्लिश करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को लॉन्च किया गया दोस्तों। अब वाटर टैक्सी सर्विस की बात करते हैं, क्या है? तो वाटर टैक्सी सर्विस जो है इंडिया की पहली वाटर टैक्सी सर्विस है जो 2 ट्विन सिटीज़ को कनेक्ट करने वाली है, मुंबई एंड नवी मुंबई को। और यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाकर भेज दिया गया, यानी कि इसको वाटर टैक्सी को प्रोग्राम में लेकर आया गया। तो वाटर टैक्सी विल प्लाई बिटवीन डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल इन साउथ मुंबई एंड द न्यूली इनॉग्रेटेड बेलापुर जेट्टी इन नवी मुंबई। तो कौन कौन सी जगह चलने वाली है? ये प्रीलिम्स PCS 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाटर टैक्सी दोस्तों डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल जो साउथ मुंबई का है उसके, और नया अभी जो रिसेंटली बेलापुर जो जेट्टी बेलापुर जेट्टी को अभी इनॉग्रेट किया गया नवी मुंबई में, उसके बीच चलने वाली है। बेनिफिट क्या है? ये कहीं ना कहीं कंफर्ट को बढ़ावा देगी, कंफर्ट मिलेगा, स्ट्रेस फ्री जर्नी है, टाइम बचेगा, इको फ्रेंडली है, और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें इससे हो गई हैं दोस्तों। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस की बात करें, JE इम्यूनो सेंसर जो है फॉर द रिपेड एंड सेंसिटिव डिटेक्शन ऑफ द नॉन स्ट्रक्चरल फर्स्ट secretory प्रोटीन, ए पोटेंशियल डायग्नोस्टिक बायोमार्कर फॉर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस वॉज डेवलप्ड। ठीक है, तो रिसेंटली जो इम्यूनो सेंसर हैं जो रैपिड के लिए या सेंसिटिव डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, उनके द्वारा उनके पोटेंशियल के द्वारा डायग्नोज करके जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस को डेवलप किया गया दोस्तों। बायोमार्कर क्या होता है? ये बायोमार्कर जो होते हैं वो शॉर्ट फॉर बायोलॉजिकल मेकर होते हैं, बायोलॉजिकल मार्कर होते हैं, शॉर्ट फॉर बायोलॉजिकल मार्कर होते हैं बायोमार्कर। इनका ऑब्जेक्टिव है कि मीजर दैट कैप्चर व्हाट इज हैपनिंग इन ए सेल और एन ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन मोमेंट। उस गिवन मोमेंट में दोस्तों उसको कैप्चर करना, जो उस मूवमेंट में उस सेल में हो रहा है उसको कैप्चर करना कहलाता है बायोमार्कर। ये फिल्म्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बायोमार्कर क्या है। तो बायोमार्कर इज अ शॉर्ट फॉर बायोलॉजिकल मार्कर एंड ऑब्जेक्टिव टू कैप्चर व्हाट इज हैपनिंग इन ए सेल और एन ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड बायोमार्कर। तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस की बात करें, ये फैमिली फ्लेविरिडेज फैमिली से बिलोंग करता है, और ये मॉस्किटो बोर्न इंसेफ्लाइटिस बीमारी है दोस्तों, मॉस्किटो से होती है, मच्छरों से होती है। ठीक है, और ये कभी कभी क्या होता है, इसको मिस डायग्नोज किया जाता है एज डेंगू दोस्तों, एंड इसका कोई अभी तक क्योर अवेलेबल नहीं है। अर्ली डिटेक्शन इज इसेंशियल टू मिटिगेट ए ब्रेकआउट। इसके ब्रेकआउट को पहले से ही समझ बूझ कर इसको मिटिगेट किया जा सकता है, कुछ ऐसा है नहीं जो क्योर किया जा सके, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। देखो 2000 ईयर ओल्ड रोमन सीमेंट्री मिला दोस्तों। क्या है ये? 2000 पुराना ओल्ड रोमन सीमेट्री मिला है। एटलीस्ट 20 ऑनरली डेकोरेटेड ग्रेव्स है, एंड इट इज़ अनकवर्ड नियर द शोर लाइन इन द नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप। तो ये कहाँ पर है? जो नॉर्दर्न स्टेट में गाजा स्ट्रिप है उसके पास में मिला है। गाजा इज रन बाय द पैलेस्टीनियन ग्रुप ऑफ हमास। तो गाजा कहाँ रन होता है? जो पैलेस्टीनियन ग्रुप है हमास का, उसके द्वारा वहाँ पर उसका शासन है, मतलब वहाँ पर हमास का ही शासन है, हमास के लोग रहते हैं अनेक तरीके से। बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द ग्रेव्स एंड द रिलेटिवली ऑनर डेकोरेशन लाइकली बिलोंग टू ए सीनियर रैंकिंग पीपल इन द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर के जितने भी सीनियर लोग थे, उनके रैंक वाले लोग थे, उनके बारे में ये बात करते हैं ये जितने भी सीमेंट्री मिले हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं जो पर्सनालिटी है न्यूज में, ऊषा मेहता। 25 मार्च 1920 से 11 अगस्त 2000 तक की बात है। ये गुजरात में पैदा हुई और इनको बोला गया रेडियो बैंड नाम से भी इनको फेमस है दोस्तों। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ कांग्रेस रेडियो एट 1942, तो सीक्रेट रेडियो स्टेशन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किया था, और इन्होंने डिलीवर न्यूज़ टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था ऊषा मेहता ने। पद्मा विभूषण मिल चुका है दोस्तों। बाकी क्या? नेशनलिस्ट, गांधीयन, सिंपलिसिटी, ह्यूमैनिटी एंड वार्म हार्टेड, बहुत सारी इसमें इन्होंने में बहुत सारी खूबियाँ दोस्ती। तो ऊषा मेहता के बारे में आप पता कर सकते हो दोस्तों। 1928 में जो है
इनकी 8 साल की उम्र थी, इन्होंने पहला प्रोटेस्ट किया साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट दोस्तों 18 फरवरी 2022 का न्यूज़ टुडे एंड प्रीलिम बूस्टर। एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा निवेदन है आपसे कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमें थोड़ा सा इंगेजमेंट दीजिए। इट्स ए वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट फॉर यू दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।